नमस्कार दोस्तों, परमेद आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ मनी एंड बैंकिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स फॉर्म। आपका फॉर्म्स ऑफ मनी जो है मनी और बैंकिंग चैप्टर 4 का, यानी कि मुद्रा एंड मनी एंड सप्लाई का टॉपिक है। ठीक है, एक सब टॉपिक है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के मनी के बारे में बता रखा है। तो मनी जो होते हैं 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मनी जो होती है 4 टाइप्स की होती हैं। एक होते हैं आदेश मुद्रा, न्यायिक मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। 4 टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। आदेश मुद्रा होती है जो सरकार के आदेशानुसार चलती हैं। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा आदेश मुद्रा। ठीक है, आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पे चलती है, बिना उनके लॉ एंड ऑर्डर के ये मुद्राएं नहीं चलती है। अब मान लीजिए जब हमारी गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये मुद्रा आज रात 8 बजे से नहीं चलेगी, जैसे कि हमारे मोदी जी ने नवंबर में किया था 8। ठीक है, 8 बजे डिक्लेयर कर दिया था कि आज से 500 के और 1000 के नोट जो है मार्केट में चलना बंद हो गए। तो वो आदेशानुसार वो मुद्रा बंद हो गई। तो उसकी वैल्यू जो है, जो 500 रुपए की नोट की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई थी? 0। 1000 की 0। तो यानी कि वो आदेश के अनुसार क्या हो गया था, उसकी वैल्यू 0 हो गई थी। तो यानी कि वो नोट्स और सिक्के जो गवर्नमेंट के आदेश और लॉ ऑर्डर पे चलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? आदेश मुद्रा बोलते हैं, फाइट मनी बोलते हैं। ठीक है, अब न्यायिक मुद्रा किसे बोलते हैं? ठीक है, वो मुद्रा, ठीक है, जो लोग जो हैं, जनता जो है, ठीक है, उसको विश्वास के तौर पर स्वीकारते हैं, यानी कि चेक हो गए आदि, ये सब हो गए। ठीक है, अब जो चेक है उस पे वो तो एक कागज का टुकड़ा है, चाहे मैं कॉपी से भी फाड़ के दे दूं। ठीक है, तो उसी तरीके का एक कागज का टुकड़ा होता है, कॉपी होती है, चेक कॉपी होती है। उस पे बंदा क्या करता है, अपना नाम लिख देता है और मनी लिख देता है और अकाउंट नंबर लिख देता है। तो वो लिखने से हमें ये विश्वास होता है कि, और सिग्नेचर कर देता है, तो ये पता चलता है कि हाँ, ये अगर ये चेक में क्या ना बैंक को ले जाके दिखलाऊंगा या बैंक में डालूंगा तो वहां से मुझे उसके इक्वल जो उस पर अमाउंट लिखा है वो पैसा मुझे मिल जाएगा। तो इसको क्या नाम है, जनता क्या नाम है, एक विश्वास के रूप में, क्या नाम है, दूसरे पर्सन से लेन देन के रूप में, एक्सचेंज ऑफ मनी के रूप में उसको स्वीकारती, चाहे उसकी सेवाओं के बदले में दिया गया हो, चाहे पुरस्कार के रूप में दिया गया हो, किसी भी रूप में। ठीक है, और बैंक भी इसी भी विश्वास के आधार पर इस मुद्रा को, न्यायिक मुद्रा को स्वीकारता है। तो ये जो चेक जो है आपका न्यायिक मुद्रा के अंतर्गत आता है, और जबकि नोट और सिक्के जो है आपके गवर्नमेंट के आदेशानुसार चलते हैं। ठीक है, फिर आपका पूर्ण काय मुद्रा, वो मुद्रा जो पूर्ण हो अपने आप में भी, अपनी वैल्यू के रूप में भी, और वो जिस प्रोडक्ट से बनी है उस रूप में भी। यानी कहने का मतलब है, अंग्रेजों के टाइम में जो सिक्के हुआ करते थे, ठीक है, तो उनकी 1 रुपये का सोने का जो सिक्का होता था, ठीक है, वो जो होता था 1 रुपए के मूल्य के बराबर होता था। यानी कि उसकी जो वैल्यू थी 1 रुपए की, ठीक है, वो उस 1 रुपए सोने का जो सिक्का होता था वो उस 1 रुपए के सोने के बराबर होता था। यानी कि जो 1 रुपए के बराबर जितना सोना उस समय आता था, ठीक है, उतने ही सोने का क्या नाम है, वो सिक्का बनता था। ठीक है, इसी प्रकार से 1 रुपए का जितना चांदी उस समय आता था अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है, उतने चांदी के बराबर से ही वो क्या नाम है, सिक्का बनता था 1 रुपए का। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो भी उस समय अंग्रेजों के टाइम में या प्राचीन काल में जो सिक्के बनते थे वो उसकी वैल्यू के हिसाब से ही बनते थे। मान लो 5 रुपए का होता था तो 5 रुपए के बराबर जितना सोना आता था या चांदी आता था, ठीक है, तो वो क्या नाम है, उतने रुपए का ही वो सिक्का बनता था, उतने चांदी का ही वो सिक्का बनता था। तो इस हिसाब से अगर बंदा क्या नाम है, चांदी को पिघला के उसको अगर मार्केट में बेचे तो वो भी 5 रुपए का ही बिकेगा। तो यानी कि चाहे वो ऐसे बेचे या ऐसे बेचे, यानी कि इससे ज्यादा का अमाउंट वो नहीं पा सकते। यानी कि जो मूल्य जो होता था प्रोडक्ट का, जिससे वो सिक्का बना होता था, ठीक है, उस मूल्य के बराबर होता था जिसमें जितने में उसका एक्सचेंज होता था। ठीक है, यानी जितना वो किसी वस्तु को खरीदता था, मान लो 5 रुपए का उस समय 5 किलो चावल आ जाता होगा तो उतने के बराबर वो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, उसकी वैल्यू होती थी। अब साख मुद्रा जो होता है अपना, उसको क्रेडिट मनी भी बोलते हैं। तो इसको वर्तमान समय के सिक्के, ठीक है, तो इसका जो मूल्य अधिक होता है सिक्के से, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है, जो सिक्के के प्रोडक्ट की वैल्यू है वो जो है 1 रुपए के मूल्य से कम होता है। जैसे वर्तमान समय के जो सिक्के हैं
जो हमारे चल रहे हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, तो उसकी जो कीमत है सिक्के की, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 1 रुपया है, ठीक है। अगर लोग जो काला बाजारी करते हैं वो सिक्के को पिघला कर मार्केट में बेचे, तो वो क्या नाम है, 1 रुपए की वैल्यू से कम पैसा पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उनका, वो अगर इस रुपए को पिघला के, वर्तमान समय के जो सिक्के पिघला कर उनको मार्केट में बेचते हैं तो उनको नुकसान होगा। तो इसलिए इसको अब ऐसे भी नहीं कर सकते। इस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये बराबर था, और आज के समय क्या नाम है, इन सिक्कों को पिघलाकर अगर बंदा क्या नाम बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे एक रीजन है। मान लीजिए किसी समय गवर्नमेंट किसी सिक्के को आदेशानुसार कह देते थे हम बंद कर देते, तो उस समय क्या ये लोग करते थे, ये जो सिक्के थे इनको पिघला के उनको चांदी के रूप में परिवर्तित कर लेते थे, और वो चांदी उसके मूल्य के बराबर बिक जाती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जब भैया आदेशानुसार वो सिक्के बंद हो गए तो लोग उसको पिघला के जब बेच हैं तो उनको तो मूल्य उतना ही मिल रहा है, ठीक है। अब जब मूल्य उतना ही मिल रहा है तो इससे तो हमारे घाटा हो रहा है ना हमको, हमारे पास जो पैसे आने चाहिए थे बंद होने के बाद, ठीक है, जिसको हम पिघला के उसको चांदी और सोने के रूप में बेचते गवर्नमेंट के हिसाब से, मगर वो तो नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया 1 रुपए से, ठीक है, कम वैल्यू रखो प्रोडक्ट की, जो हम सिक्का बनाएंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू कम रखो, जो भी उस सिक्के का मूल्य होगा। अब 5 रुपए का जो सिक्का है हमारा, ठीक है, अब उसको पिघला के आप जो लोहा पाएंगे, ठीक है, वो 5 रुपए के मूल्य से कम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये चालाकी की। अब देखिए आपके 2 वर्ड्स और आते हैं, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, और मुद्रा के वास्तविक मूल्य, ठीक है। अब ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। क्यों हो जाते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, दो एक ही नंबर की ये आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं। मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से क्या है, अंग्रेजों के टाइम जो चलने वाले मुद्रा हैं, ठीक है, यानी कि जिनका मूल्य उसके मान लीजिए 1 सोने का सिक्का है, 1 रुपए का सोने का सिक्का है, उसके 1 रुपए सोने के सिक्के के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। तो उस ऐसे में क्या कहते हैं, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य, यानी कि जो मुद्रा है, ठीक है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है 1 रुपया, ठीक है, उसके बराबर ही रहता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो है दोनों की बराबर है, चाहे आप इधर से पकड़ो, चाहे यानी कि इधर से कान पकड़ो, चाहे उधर से कान पकड़ो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, यानी जिस सिक्के की वैल्यू जो है उतनी ही है जितना उस पर मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अब मुद्रा के वास्तविक वस्तु मूल्य, ठीक है, मुद्रा के वस्तु मूल्य से मतलब क्या है, जो मुद्रा का वस्तु मूल्य है, ठीक है, मान लीजिए 1 रुपए का सोने का सिक्का है, वो जो है उस पर लिखे मुद्रा, यानी कि जो उसकी वैल्यू लिखी गई है उससे कम है या ज्यादा है, जो कि वर्तमान समय के सिक्के हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके मूल्य को, जैसे कि कागज का नोट हो गया हमारा 500 रुपए का है, ठीक है, अब उसमें लिखा जो क्या ना वैल्यू है 500 का, ठीक है, वो तो ज्यादा है, मगर उस कागज को अगर उसकी कागज की वैल्यू देखें तो वो क्या है, शायद 1 रुपए के बराबर भी नहीं हो वो कागज, ठीक है। तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या बोलते हैं, मुद्रा के वस्तु मूल्य बोलते हैं, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक है। आइए अब हम मुद्रा के कार्य पढ़ते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के कार्य, ठीक है। मुद्रा के जो कार्य हैं वो आपके हैं 2 कार्य, जिसको बड़े लेवल पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, यानी कि प्राथमिक कार्य, जिसको हम प्राथमिक कार्य को हम क्या नाम है, मुख्य कार्य के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। प्राथमिक कार्य को आप मुख्य कार्य के रूप में भी जानते हैं, और मुख्य कार्य यानी कि मेन फंक्शंस, ठीक है। और दूसरा है गौण कार्य, जिसको आप सहायक कार्य के नाम पे जानते हैं। इनके एक अल्टरनेटिव्स नेम है, ठीक है। अब देखिए, जो कि मैं पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ कि मुद्रा के जो कार्य जो होते हैं, ठीक है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है उसमें 2 कार्य आते हैं, विनिमय का माध्यम, और दूसरा है मूल्य की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो
आपको पता है मुद्रा का एक बहुत ही मेन कार्य जो है विनिमय का माध्यम है, यानी कि वो वस्तु के लेन देन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर हमें कोई वस्तु लेनी है तो हम मुद्रा कर देंगे तो उसके इक्वल में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम जो उसके इक्वल में वैल्यू मिलेगी वो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये देता हूँ तो उसके इक्वल में मैं जो वैल्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, वो मुझे मिल सकती है। यानी कि माध्यम का काम हो गया, उधर से मुझे कोई दूसरी वस्तु लेनी नहीं पड़ेगी, यानी कि क्रय और विक्रय का दोनों का काम हो रहा है मुद्रा के रूप में। ठीक है, यानी कि बस मेरी जेब में पैसे होने चाहिए, मुझे ना तो गेहूँ लाद के ले जाना है ना चावल लेके जाना है। ठीक है, मैंने पैसे दिए, वहाँ से जो सामान खरीदना है मैंने खरीदा और उसको मैं अपने घर पे पहुँचा सकता हूँ, अपने जिस तरीके से भी लाना ले जाना है। मगर ऐसा नहीं है कि मुझे जो वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करता था कि ए पर्सन को बी पर्सन को खोजना पड़ता था, ठीक है, ढूंढना पड़ता था। तो यह मुद्रा के आने की वजह से भी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो कार्य था वो बहुत आसान हो गया, सरल हो गया। हम कहीं पे भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कहीं से भी कोई वस्तु खरीद सकते हैं अगर हमारे पास मुद्रा हो। ठीक है, तो ये समस्या जो खत्म हो जाती है मुद्रा के आने से। ठीक है, और मूल्य की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ वैल्यू, पहले क्या होता था कि ए पर्सन जितना प्रोडक्ट दे रहा होता था बी को, ठीक है, क्या वो उसके बराबर होता था, क्या नाम है, जो बी पर्सन ए को दे रहा था। मान लीजिए 5 बोरी अगर शुगर दे रहा है ए पर्सन बी पर्सन को, क्या 5 बोरी सॉल्ट इसके बराबर था शुगर के, इसका निर्धारण कर पाना बहुत मुश्किल होता था। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि बी पर्सन कहता था नहीं भैया हमें 6 बोरी क्या नाम है शुगर चाहिए और मैं आपको 5 बोरी क्या नाम है सॉल्ट दूंगा। तो इसकी वजह से क्या नाम है मूल्य की इकाई निर्धारित नहीं हो पाते थे कि 1 बोरी के बदले में कितना दिया जाए। तो जब मुद्रा आ गई तो उससे ये डिसाइड हो पाया कि अगर हम 1 kg क्या नाम है चीनी खरीदना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें 40 रुपये देने पड़ेंगे, 50 रुपये देने पड़ेंगे, जो भी है एक फिक्स इकाई निर्धारित कर दी गई, यूनिट निर्धारित कर दी गई। नमक के 1 पैकेट 1 kg नमक का मूल्य जो है 20 रुपीज़ है अभी। ठीक है, तो ये निर्धारित हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है लेन देन, यानी कि विनिमय जो होता है, जो विनिमय का जो हमारे जीवन से संबंध है वो बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2 प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, और दूसरा जो है अपना गौण कार्य है जिसको हम सहायक कार्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या नाम है आपका फ्यूचर भुगतान जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि आपने किसी लेबर से वर्तमान समय में सर्विसेज ली, यानी कि होता है ना फैक्ट्रीज में कि आप 1 महीने मान लीजिए 1 अगस्त से 30 अगस्त तक क्या नाम है उनको काम करवा रहे हैं। ठीक है, काम करवा रहे हैं तो उसकी पेमेंट जो है आप सितंबर के 10 तारीख को देते हैं, तो वो फ्यूचर पेमेंट होता है। तो इस प्रकार के जो स्थगित भुगतान जो होते हैं वो गौण कार्य में आते हैं, और जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए उसको क्या नाम है उसकी सर्विसेज के बदले में क्या दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था, गाय बैल, ये 2 बोरी चावल दे दिए। तो इस प्रकार से ये सारा उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था, जो कि काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि जो काम करवाने वाला है उसके पास जो चीज़ है वो तो वही देगा, मगर जो काम करने वाला है क्या उसको उसकी ज़रूरत है, तो ये निर्धारित कर पाना बहुत मुश्किल होता था। और फ्यूचर भुगतान, मान लीजिए जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं वो क्या नाम है उनका फ्यूचर में भुगतान हो कैसे होगा, तो वह क्या नाम बोरी चावल गेहूं के रूप में होता था, तो वो उनको पसंद नहीं आता था, तो उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और वर्तमान समय मुद्रा के आने की वजह से आप पैसा दे दीजिए, वो जो चीज़ खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। आप क्या किसी से उधार लेते हैं तो आपका 1 साल बाद उसको मुद्रा के रूप में उसके ब्याज के हिसाब से भी दे सकते हैं, मगर गुड्स के रूप में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, फिर मूल्य का संचय, यानी कि आप जो है गुड्स को इकट्ठा करके रखते थे तो उसमें कैपिटल लॉस होता था, यानी कि पूंजीगत हानि होती थी। तो जैसे गेहूँ चावल को इकट्ठा करके रख लिए काफ़ी सालों तक, तो उससे क्या होता था उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते थे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी गुड्स वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, तो अब मुद्रा के आने के बाद आप उसको बैंक में रखिए, घर में रखिए, कहीं पे भी रखिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है।
तो और के उस पे क्या है ना, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है अगर आप बैंक में रखते हैं। तो इस तरीके से क्या नाम है, वह मुद्रा के आने से जो मूल्य का संचय था, ठीक है, उसको भी आप क्या नाम है इकट्ठा करके रख सकते हैं, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में थोड़ा मुश्किल होता था। और फिर मूल्य का ट्रांसफर, ठीक है, आप जो भी गुड्स इधर से उधर ले जाते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, आपको 20 किलोमीटर तक जाते थे, ठीक है, और उस पर किराया खर्चा वगैरह अलग से लग जाता था, ठीक है। मान लो अगर कोई बंदा आपको 20 किलोमीटर तक ले गए, आपने कहा कि भैया आप मुझे यहाँ तक ले चलो, मैं आपको 1 बोरी या आधी बोरी क्या नाम है चावल दे दूंगा या गेहूं दे दूंगा। आप वहां तक गए, आपने बी पर्सन को ढूंढा और वहां पे आपकी आवश्यकता अनुसार तो क्या नाम है आपको वो पर्सन नहीं मिला, मगर आप उसकी लायक हो गए, यानी कि उसकी आवश्यकता के अनुसार आपके पास वो चीज़ है, तो आपने उसको तो दे दी मगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली। मगर आप फिर क्या नाम है वहाँ पे ये समस्या आ जाती है, भैया अब इसको वापस ले जाऊंगा, फिर दिक्कत आ गई, इससे बढ़िया उसके पास जो चीज़ें होती थी आप ले लिया करते थे, तो वो सारी समस्या क्रिएट होती थी। तो जो पांचवों का कार्य है जो है मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि मुद्रा आ गई है, आप मुद्रा को लेके कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट में ट्रेवल कर सकते हो, किसी वर्ल्ड में किसी कोने भी जा सकते हो, ठीक है, तो आराम से उस मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु को बाय कर सकते हो किसी भी समय, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सारी समस्या है मुद्रा के आने के बाद जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में जितनी पांचों की पांचों जो समस्या क्रिएट हुई थी वो सारी दूर हो जाती हैं। इसलिए मुद्रा के जो फंक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो है हमारे दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर WR कॉलबॉर्न और पॉल इंजिंग, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई मुद्रा के सिर्फ 2 ही कार्य होते हैं। इन पांचों मुद्रा के कार्य को क्या बोला कि ये क्या नाम है मुद्रा के जो है ये जो सारे कार्य हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जो मुद्रा के सारे कार्य होते हैं, ठीक है। अब उनको 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, बोला गया अगत्यात्मक कार्य और गत्यात्मक कार्य, यानी कि जो चल रहे हैं और ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से प्ले करते हैं, यानी कि टोटली देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से इन दोनों प्रोफेसर ने RWL कॉलबॉर्न और पॉल इंजिंग ने मुद्रा के कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अगत्यात्मक कार्य और गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक कार्य में जो है मुद्रा के जो 5 कार्य हैं, प्राइमरी कार्य, ठीक है, प्राथमिक कार्य, ठीक है, इनको रखा गया। क्यों रखा गया? ये अर्थव्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि निभाते हैं। लेन देन हो गया, बैंकिंग हो गया, सेविंग हो गया, बजट हो गया, ये इससे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और समृद्धि नहीं आती है, ठीक है, वृद्धि और समृद्धि नहीं होती है, इनका कहना है। वृद्धि और समृद्धि नहीं होती है, और जबकि गत्यात्मक कार्य वो कार्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता का काम करते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी ये बनाए रखते हैं, ना तो ज़्यादा मौद्रिक मुद्रास्फीति आने देते हैं और ना ही यानी मार्केट में जो है मांग और सप्लाई को कंसिस्टेंस बना के रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मांग बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड की सरकारें जो है मुद्रा का सप्लाई करती है, क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति करते, जिससे क्या नाम है अर्थव्यवस्था में जितना भी मुद्रास्फीति आती है उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो स्थिरता को बनाए रखने का कार्य भी मुद्रा के अंदर ही, इनका कहना है कि मुद्रा ही कार्य करती है, ठीक है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन जो है का भी कार्य जो है मुद्रा करती है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है 5 कार्य थे मुद्रा के, और 2 क्या नाम है प्रोफेसर के द्वारा जो डिवाइड किए गए थे वो कार्य आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पर